सभी लोग जो है जुड़ जाइए। फिर आज जो है हम क्लास उसके बाद बढ़ाते हैं। उससे पहले जो है एक बार सभी लोग से थोड़ा सा पूछताछ कर लेते हैं कल वाला। ठीक है, चलो। आर्यन आर्यन ए के सबसे पहले हैं, हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको बताना होगा। ठीक है, आर्यन ए के अपना वीडियो जो है सभी जी लोग अपना सर। अपना वीडियो को जो है चालू कर लीजिए। आपको से क्वेश्चन है कि जो व्यंजन व्यंजन वर्ण होते हैं वह कितने प्रकार का होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11 सर। 11 कौन कौन होते हैं। सर क्या? सर स्वर व्यंजन या वर्ण व्यंजन? व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में बताना है। हाँ। 48। और हाँ, कल का जो क्लास हुआ था उसका पीडीएफ आपको भेज दिया गया है। आप क्लासरूम में भी देख सकते हैं या आप टेलीग्राम ग्रुप में भी वहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आप लिख भी सकते थे। और देखिए कल ही जो है आपका मतलब टेस्ट भी होने वाला है। देखिए आर्यन कुमार जी आप चोरी कर रहे हैं, तो आप देखें ना, जो भी क्या आपको सर? याद है वो आप आंसर दें। सर हम लैपटॉप से पढ़ रहे थे सर, हम माउस लगा रहे थे। लैपटॉप से पढ़िए या मोबाइल से, मतलब किसी भी से पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर आपको तो पढ़ाया गया था, आप पढ़े थे कि कितने प्रकार उसका मतलब होता है। तो चलिए सर उसके बाद जो माउस है लगा रहे थे सर। मिथिलेश अपना वीडियो को चालू करें। 25 को आता है। मिथिलेश कुमार कौन है। चलिए इधर से वो हैं सिद्धांत सिद्धांत सिंह, सिद्धांत विजय। आपको बताना है स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होता है वह कितना है। स्पर्श व्यंजन की संख्या। चलिए तो अभी जो है फिर से हम लास्ट में पूछेंगे। अच्छा चलिए, मोहन कुमार 25 बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। और आप सभी लोग को स्वागत है आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में वर्ण विचार पढ़ रहे थे, और उसका कुछ शेष पार्ट जो है बच गया था, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे कंपन के आधार पर। कंपन सर के आवाज अच्छा आधार से पर नहीं आ रहा है। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ दो प्रकार के कौन कौन होते हैं इसके बारे में भी जो है अभी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक को बोलते हैं घोष वर्ण और एक को बोला जाता है अघोष वर्ण। तो यहाँ पे देखेंगे घोष वर्ण क्या है। तो कहता है घोष वर्णों का उच्चारण करने में नाद या गुंज जो है अधिक उत्पन्न होती है। नाद या गुंज का मतलब होता है कंपन, मतलब ज्यादा उत्पन्न होती है, उसको जो है हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। और इन वर्णों के अंतर्गत जो है आपका कुल 31 जो है वर्ण आते हैं। और वो कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वह है आपका घोष वर्ण होता है। जैसे प्रत्येक वर्ग आप देखे थे कौन कौन से वर्ग होते हैं। जैसे अगर कवर्ग की बात करें तो उसमें क आएगा, ख, ग, घ और अंग। इसी प्रकार से चवर्ग की अगर बात किया जाए तो च, छ, ज, झ यहाँ आएगा। तो उसी प्रकार से जो प्रत्येक वर्ग होते हैं उसमें के जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होते हैं आपका घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे य हो गया, र, ल, व और ह होता है। और फिर जितने भी जो स्वर वर्ण होते हैं, यानी कि 11 गो स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या 11 गो, तो 11 गो अगर उसको मिला दें तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 31 टोटल हो जाएगा।
जैसे देखिए ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में कितने आ जाएगा, यानी 3 5 15 गो, ठीक है, 15 वर्ण आएंगे। और य र ल व और ह, ये जो है आपका 5 और हो गया और 11 और हो गया, और टोटल को जब हम काउंट करेंगे तो आपका कितना हो गया, 31 हो गया। Yes, ठीक please. है, यानी कि कुल जो घोष वर्ण होते हैं आपका 31 होते हैं। जैसे इसका अगर उच्चारण करें और इसके बाद जो है आपका अघोष वर्ण, तो इसमें आप सबसे पहले इसको देखें कि अघोष वर्ण क्या कहता है। तो कहता है कि इसमें जो है घोष वर्णों के तुलना में, यानी कि जो घोष वर्ण अभी हम पढ़े हैं उसके तुलना में, उसकी अपेक्षा इसमें नाद या गूंज जो है कम होती है ना, कंपन कम निकलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अघोष वर्ण बोलेंगे। अ का मतलब ही होता है नहीं, एकदम नहीं के बराबर जो है इसमें गूंज उत्पन्न होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अघोष वर्ण बोलेंगे। और ये संख्या में अगर देखा जाए तो अघोष वर्ण जो होते हैं आपका 13 गो होते हैं, 13 गो वर्ण जो होते हैं अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है, यानी कि जैसे कवर्ग की अगर बात करें तो आपका ख और एक क, यानी कि पहला और दूसरा, यानी क और ख, ये दो वर्ण पहला वर्ग से। फिर दूसरा वर्ग से अगर देखें यानी च वर्ग से, तो आपका च और छ हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं आपका, ये अघोष वर्ण होते हैं। और इसके अतिरिक्त 3 और होते हैं, एक तलव्य स होता है, एक मूर्धन्य स और एक दंत स, ये 3 ये होते हैं। और इस प्रकार से अगर टोटल अगर हम देखें तो पहला और दूसरा वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का है, तो इस प्रकार से 10 वर्ण मूर्धन्य स और दंत स हो गया। तो इस प्रकार से 3 और होगा तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अघोष वर्ण जो होता है 13। अब इसको याद हम कैसे रखें हमेशा के लिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है आप ट्रिक देख रहे होंगे, और ट्रिक क्या है कि 345 रुपया घूस लेके सभी सर जी यर लव पढ़ावा हथिन। ठीक है, एक छोटा सा लाइनिंग याद करने के लिए जो है हम लोग रखेंगे कि 345 रुपया घूस लेके सभी सर जी यर लवा पढ़ावा थे। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ये सभी क्या होते हैं आपका, घोष वर्ण होते हैं। आप घूस लेके मतलब घूस से घोष याद रखेंगे, घूस से क्या याद रखेंगे, घोष। और सभी सरजी का मतलब सभी स्वर, सभी स्वर, सभी सरजी मतलब याद रखेंगे सभी स्वर, स्वर जितने भी होते हैं वो सभी के सभी स्वर आपका घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ य र ल व और ह। ठीक है, ये क्या होगा, ये सभी के सभी आपका हो जाएगा घोष वर्ण हो जाएगा। तो आप इस लाइनिंग को जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, कि घोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन होगा, शेष जो सभी जो बचा हुआ जो भी है वो सभी के सभी आपका हो जाएगा अघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पे देखिए कहता है किसी भी वर्ण का उच्चारण जो है मुख द्वारा होता है। मुख में जो है कई प्रकार का जो है एक स्पर्श करने वाला कुछ भाग होता है ना, मुंह के अंदर जैसे जीभ है, जीभ होता है, फिर ऊपर का जो तलवा होता है, फिर दंत होता है, ओष्ठ होता है, कंठ होता है, उन सभी भाग। ठीक है, यानी कि जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। और अगर देखा जाए कि कौन कौन सा जो है भाग होता है, जैसे एक को हम देखेंगे तो आपका कंठ हो जाएगा, दूसरा तालु हो जाएगा, और तीसरा यदि हम देखें तो आपका मूर्धा हो जाएगा, और दंत, ओष्ठ, और एक होता है नासिका। ठीक है, मुख्य रूप से इतना ही है। अब देखिए यहाँ पे जो उस स्थान को क्या क्या बोला जाता है, तो जो कंठ है, कंठ के जिस भाग पर स्पर्श करता है हमारे जीवा या मुख के जो भी भाग स्पर्श करता है उसको बोला जाता है, उस वर्ण को बोला जाता है कंठ वर्ण, कंठ वर्ण। जैसे यहाँ पे कवर्ग जो है इसके अंतर्गत आएगा कंठ वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, फिर अ, आ, ह और विसर्ग, ये सभी के सभी आपका
कंठ वर्ण के अंतर्गत आएगा। मतलब कवर्ग में अगर कोई भी आप पूछे, जैसे अंग को छोड़ के, अंग फिर बाद में हम बताएंगे, नासिका होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होते हैं यानी कि पांचवा अक्षर वो आपका नासिका होता है, क्योंकि उसका उच्चारण जो है आपको नाक से होता है, इसीलिए उसको नासिका के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अ का भी उच्चारण करेंगे, आ का भी उच्चारण करेंगे, और ह हो गया, और एक विसर्ग हो गया। इन सभी का उच्चारण आपका कंठ से होता है। इसको याद कैसे रखेंगे ये सभी के बारे में जो है अभी बताएंगे। अभी जो है इनको नामों को थोड़ा सा कौन कौन से हैं इसके बारे में समझ लेते हैं और जान लेते हैं, उसके बाद जो है याद करने का हम लोग तरीका को भी जानेंगे और समझेंगे। अब देखिए दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है तालु, और उस वर्ण को क्या बोला जाता है, तालव्य वर्ण। और तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो यहाँ पे आपका चवर्ग हो गया, फिर हरस्वी, दीर्घी, और य, और तालव्य स, ये सब क्या होते हैं आपका तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं और इन्हें तालु के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद यदि हम देखें तो आपका मूर्धा है, मूर्धा, और इसको जो है इस वर्ण को हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। जैसे कि आपका टवर्ग आ गया, टवर्ग के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो आपका हो गया ट, ठ, ड हो गया, और ध हो गया, और टवर्ग न हो गया। तो ये 5 जो है टवर्ग के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा और भी कौन कौन आएगा, तो जैसे आपका री एगो देख रहे हैं, र और स, तो ये सभी के सभी आपका मूर्धन्य वर्ण होगा। उसके बाद दंत की अगर बात करें तो दंत के अंतर्गत यहाँ पे तवर्ग हो जाएगा, तवर्ग में त, थ, द, ध, न, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। उसके बाद ली हो जाएगा, ल, और यहाँ पे दंत स, ये सभी जो देख रहे हैं आपका दंत वर्ण कहलाएगा। ठीक है। मतलब इसका उच्चारण आपको दंत के भागों से स्पर्श होकर, दंत से स्पर्श होकर इसका उच्चारण होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं, यानी कि इस वर्ण को दंत वर्ण बोलेंगे। उसके बाद यदि हम देखें जैसे ओष्ठ, ओष्ठ मतलब इसका जो उच्चारण करेंगे तो ओठ जो है आपस में स्पर्श करेगा, तभी जो है इसका उच्चारण हो सकता है, यानी उसको बोल सकते हैं। तो उस वर्ण को हम लोग बोलते हैं ओष्ठ वर्ण। और जैसे कि पवर्ग आपका हो गया, और हरस्व, दीर्घ, और फिर ये जो देख रहे हैं इसको जो है हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे इसका उच्चारण जो है हम ओ से करते हैं। ठीक है, ओ नहीं औ करते हैं। और यह सामान्यतः अंग्रेजी शब्दों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप लिखेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखेंगे तो डॉ के पहले जो है ऊपर में देखिए क्या दिए, इस तरह का एक हम संकेत दे देते हैं। ठीक है, तो उसका जो मीनिंग होता है यह सामान्य रूप से अगर इसको देखा जाए तो आपका जितने भी अंग्रेजी वर्ड होते हैं और उसको हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर के ऊपर में जो ये संकेत लगा हुआ है तो ये आपका अर्ध विसर्ग है। क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध विसर्ग। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नासिका, नासिका मतलब उसका उच्चारण जो है आपका नाक से होगा और उसको नासिक वर्ण बोलते हैं। जैसे नासिक वर्ण के अंतर्गत कौन आएगा, अन्न हो गया, और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कौन कौन होगा, जैसे इ हो गया, और फिर अंगा हो गया, इ हो गया, और टवर्ग न, और एक तवर्ग न हो गया, है ना, इस टाइप से, और एक म हो गया। तो ये प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है, यानी पंचम वर्ण है या पंचमाक्षर इसको बोल सकते हैं। तो ये सभी के सभी आपका नासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो उसके बाद यदि हम देखें कंठ तालु, तब कंठ तालु, तो इस वर्ण को हम लोग बोलते हैं कंठ तालव्य। और कंठ तालव्य वर्ण, और ये कंठ और तालु दोनों के मिलने से, दोनों के एक साथ जो है स्पर्श होने से इसका उच्चारण होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंठ तालु बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ए, है ना, तो ये ए और ऐ का जो उच्चारण होता है कंठ और तालु दोनों से एक साथ होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। और ये जो है दोनों से ही मिलकर
बनता भी है। जैसे अगर कंठ में अगर देखें तो अ हो गया, और तालु में अगर देखें तो ई हो गया। तो अ प्लस ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और अ प्लस दीर्घ ई अगर मिलेगा तो आपका क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ए और अय का जो है निर्माण होता है। उसके बाद कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब हुआ कि कंठ और ओष्ठ दोनों इसमें मिला रहेगा और दोनों मिलकर एक साथ इसका उच्चारण होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण। और कंठोष्ठ वर्ण कौन कौन है, तो आपका ओ हो गया, अ हो गया, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपका कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। और यहाँ पे ये बनता कैसे है, तो जैसे अ को आप देख रहे हैं कंठ के अंतर्गत आता है, और उ और एक दीर्घ उ, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपका ओष्ठ होते हैं। तो अ में अगर उ को अगर मिलाते हैं तो आपका बन जाता है क्या, ओ बन जाता है। और इसी प्रकार से अ में अगर दीर्घ उ अगर मिलाते हैं तो आपका बन जाता है औ बन जाता है। तो ओ और औ जो बना है ये दोनों क्या है, आपका कंठोष्ठ वर्ण होते हैं, ठीक है। मतलब इसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, इसीलिए इसको हम कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। अब देखिए उसके बाद यदि हम देखें दंतोष्ठ, तो दंत ओष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर ही जो है यह, चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर साउंड फ्रेश नहीं आ रहा है। देखिए आपका नेट जो है कुछ प्रॉब्लम होगा, इस कारण से आवाज उतना फ्रेश नहीं जा रहा होगा। चलिए उसके बाद यदि हम देखें तो दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ क्या होता है, मतलब जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से एक साथ यानी कि स्पर्श करने से जो है उसका उच्चारण होगा, उसको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दंत और ओष्ठ ये दोनों के दोनों मिलेगा और दोनों से दोनों मिलकर और एक नया वर्ण बनेगा जिसका नाम है व, और व को हम क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इतना जो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको याद कैसे किया जाए, याद कैसे हमेशा के लिए रखा जाए, उसके लिए आप जो है कुछ मेरी बातों को जो है आप ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल जो है याद हो जाएगा। और इससे पहले आप सभी लोग को हम कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग जुड़ते हैं वो सभी के सभी एक साथ जुड़े, तभी जो है आप पढ़ाई के जो है आप फायदा ले पाएंगे। नहीं तो अगर बीच से आप अगर जुड़ते हैं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग जो है अपने निर्धारित टाइम पर यानी कि 3 बजे जो है सब लोग 3 बजे से 5 मिनट पहले ही जो है आप सभी लोग रेडी रहें, यानी कि 2:55 से ही आप रेडी रहें। 3 बजे आपका निर्धारित टाइम पे आपको स्टार्ट हो जाएगा। और एक और बात बता देना चाहते हैं, जो आज आप लिंक पे पढ़ रहे हैं, है ना, कल भी जो वही लिंक पे आप पढ़े थे और जो अगले नेक्स्ट कल जो आने वाला है उस तो वो भी जो है आप इसी लिंक पर जो है करेंगे। तो बार बार लिंक के फेरा में मत रहे कि हमको लिंक हमारे पास नहीं आया है, आप उसी लिंक को एक बार क्लिक करें, आप सीधे जो है क्लास से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो इसका पीडीएफ है या कोई भी जो आपका टेस्ट होने वाला है ये सभी के सभी आपको क्लासरूम पर ही होगा। और उसका कोड व्हाट्सएप ग्रुप में जो है डाल दिया गया है सभी लोग को, क्लासरूम कोड। तो सभी कोड को जो है आप डालेंगे और ज्वाइन क्लास पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है अपने अपने सब्जेक्ट से अपने अपने क्लास से जो है जुड़ जाएंगे और उनमें जो भी पीडीएफ या जो भी चीज़ अगर डाला होगा उसका जो है आप लाभ ले पाएंगे, ठीक है। चलिए सर हम लिख लिए हैं। या हम लिख लिए हैं। चलो लिख लिया है तो बहुत अच्छा। अब देखिए दिखा हम रहे इसको हैं सर याद कैसे कैमरा करें, में। तो यहाँ पे देखिए याद करने के लिए हम कोई भी तरीका को अपना सकते हैं, ठीक है। यानी कि पढ़ाई में जो है हम किसी भी तरीका का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं याद करने के लिए। जैसे यहाँ पे जो है कंठ है, तो कंठ का मतलब जो है हम लोग एक अपने से एक नया नाम देंगे, कंठ फोड़वा। कठ फोड़वा होता है लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंठ फोड़वा। और ये कंठ पटपुरवा। फोड़वा क्या करता है, कंठ को फोड़ता है। कठफोड़वा क्या करता है, काठ मतलब लकड़ी होता है यानी कि लकड़ी को फोड़ता है, लेकिन अगर हम कंठ फोड़वा कह रहे हैं मतलब कंठ को फोड़ेगा। अगर कंठ को फोड़ देगा तो बताइए कोई व्यक्ति को अगर कंठ को फोड़ेगा तो उसके अंदर से आवाज निकलेगा आ ह विसर्ग, यानी कि पूरा चिल्लाएगा बेचारा, एकदम आह करेगा और उसके अंदर जो है विष ढुक जाएगा तो व्यक्ति मर भी सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि कंठ फोड़वा जो है कंठ को फोड़ देगा, तब जो है आवाज निकलेगा अ आ ह और विष।
यानी कि पैर से विष डूब गया मतलब विसर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, आ ह और विष डूब गया मतलब विसर्ग। और ये कवर्ग और चवर्ग और टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये आपका 5 होते हैं, ठीक है। आप हमारे हाथों पे जो है ध्यान दे, आपको जो है यहाँ फिगर दिखाई दे रहा होगा, हम तो यहाँ पे आप अंगुली पे याद रख सकते हैं, अपने अंगुलियों पे याद रख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट जो फिंगर है, आप इसको कंठ समझे, ये सेकंड वाला को तालु समझे, और थर्ड वाला को मूर्धा समझे, और फोर्थ वाला को दंत, और फिफ्थ वाला को जो है क्या आप समझे, ओष्ठ समझे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पेट में जो है एक कुछ है ढुका हुआ है, यानी कि अंदर जो है जैसा कि सांप है, और अगर वह सांप जो है पेट के अंदर से निकल रहा है बाहर की ओर, तो सबसे पहले जो है कंठ को स्पर्श करेगा, उसके बाद जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा, आप हमारे चेहरा पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अभी जो है यहाँ पे हम इस टाइप से बता रहे हैं। तो जैसे ही यह सांप जो है अंदर से आगे कंठ के पास जो है जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर वाला भाग पे जाएगा। तो ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। फिर जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मुंह में है उसको निकलना है, तो आगे की ओर बढ़ेगा, तो जो दांत और अंदर के जो हिस्सा होता है सोजे वाला भाग, उसके आगे वाला भाग यानी जीभ के जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मूर्धा बोलेंगे, ठीक है। अब मूर्धा के जस्ट आगे हम बढ़ेंगे तो आपको दांत भेटाएगा, है ना, तो दांत को भी स्पर्श करना होगा, और दांत के बाद जब हम निकलेंगे तो आपका ओष्ठ आ जाएगा, यानी कि ओठ को स्पर्श करना होगा। तो आप इसको सीरियल नंबर से याद रखें, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। ये 5 अंगुली पे आप याद रखें, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। अब क ख ग घ किस तरह से आप याद रखें, सभी लोग जो है इस तरह से जो है आप याद रखे होंगे कि क क ख ग घ और अंग, इस तरह से याद रखे होंगे। लेकिन आपको इस तरह से याद नहीं रखना है, अगर इस तरह से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइप से भी याद आपको रखना होगा, क च ट त और प, मतलब इसको हम देखें वर्टिकली रूप से जो हम लोग याद करेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से खड़े खड़े जो है इसको याद रखेंगे, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। तो क से याद रखेंगे कवर्ग, क से याद रखेंगे कवर्ग, और च से आप याद रखेंगे चवर्ग, च से जो होगा आपका चवर्ग होगा, और ट से जो होगा टवर्ग होगा, और त से क्या होगा आपका तवर्ग, और प से क्या हो जाएगा आपका पवर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ण है, और पांचों को हम लोग इस तरह से देखें कि एक को बोलते हैं कंठ, एक तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, और इधर भी 5 गो है, एक है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और एक पवर्ग है। तो कवर्ग को हम इस टाइप से देखेंगे कि कवर्ग मतलब कंठ, फिर कंठ के बाद तालु आता है, तो तालु दूसरका पे, तो इधर दूसरका पे क्या है क च से चवर्ग, यानी क च ट त प, ये 5 गो अंग्री को याद रखना है। और इधर याद रखेंगे कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यानी कंठ पहला नंबर, दूसरा नंबर तालु, तीसरा नंबर मूर्धा, चौथा नंबर दंत, और पांचवा नंबर आपका ओष्ठ हो जाएगा। और इधर में क मतलब फर्स्ट नंबर, और च मतलब सेकंड नंबर, ट मतलब थर्ड नंबर, और त मतलब फोर्थ नंबर, और फिफ्थ नंबर में आपका पवर्ग हो जाएगा। तो जब आप इतना देखें तो ये जो सीरियल नंबर से क च ट त प है, यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये आप सबको एकदम सीरियल नंबर से याद रखें, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। बाकी जो इसके अतिरिक्त है उसको याद करने के लिए अभी जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से समझे। अब देखिए तालु, अब तालु को हम कैसे याद रखेंगे, तो तालु जो होता है यानी कि तलवा उसको कहते हैं, यानी कि मुंह का जो ऊपर हिस्सा होता है ऊपरी भाग, उसको अगर मान लेते हैं च से होता है चम्मच, च से क्या होता है चम्मच। और ये अगर चम्मच से कोई छोटा बच्चा जो है क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है, यानी कि मान लेते खिचड़ी खा रहा हो या खीर खा रहा हो, गरम खीर है गरम खिचड़ी है, उसको चम्मच से खा रहा है, तो उसका तलवा जो है जल गया, तो जल गया तो रोगा, और छोटा बच्चा को रोते हुए आप देखे होंगे ई करके रोता है ना। तो ई यहाँ पे यहाँ आएगा कि ई, तो उसका अगर मम्मी पूछेगी कि क्या हो गया बेटा, तुमको जल गया, तो बोलेगा यस यस जल गया है। तो यस मतलब य और स, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि च से चम्मच, और चम्मच से जो है ये खाना खा रहा था,
तो इसको तालू जो है क्या हो गया, जल गया, और जल गया तो उसका वो व्यक्ति जो है, वो छोटा बच्चा जो है रोने लगा और ई करके रोने लगा। तो उसका मम्मी पूछी कि जल गया है, तो बोला कि यस हमको जल गया है। तो य और स को याद रखेंगे, ठीक है। ये दोनों जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। अब जो हम आगे देखते हैं, अब यहाँ पे मूर्धा को याद रखना है। तो मूर्धा को किस तरह से याद रखें, तो आप देखिए मूर्धा जो होता है ये आपका ट वर्ग हो जाएगा, और ट से याद आप रखें, ट से क्या होता है, टमाटर। ट से आप याद रखें टमाटर। अगर कोई व्यक्ति है टमाटर बहुत सारा खा लिया, ठीक है, बहुत सारा टमाटर खा लिया, तो खाने के बाद जो है उसको मृत्यु हो गया, यानी कि वो मुर्दा बन गया। मुर्दा मतलब मूर्धा, ठीक है। टमाटर खाने से क्या हो गया, मुर्दा हो गया। तब मुर्दा हो गया तो अब देखिए एक ऋषि आया और कहा हम इसको इस आदमी को जो है हम जिंदा कर सकते हैं, है ना, इस आदमी को हम जिंदा कर सकते हैं। तो बोला कि आखिर इसको जिंदा किस तरह से किया जाए। तो ऋषि बोला कि इसके अंदर जितना भी टमाटर का रस है सबको निकाल लो, यानी पेट फाड़ के उसके अंदर से निकाल लो, तो वह जिंदा हो जाएगा। तभी बातों को जो है आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इस टाइप से याद रहेगा कि जैसे कोई ट से टमाटर होता है, टमाटर कोई व्यक्ति खा लिया तो क्या बन गया, मुर्दा बन गया, है ना। तो मुर्दा बन गया तो ऋषि आया, मतलब ऋषि मतलब री र स, तो री र स को मतलब हम याद रखेंगे ऋषि, री र और स को याद रखेंगे ऋषि। और ऋषि क्या बोलता है कि टमाटर इसके पेट से जो है निकालो, तो ये मुर्दा आदमी जो है, मुर्दा जो है वो आपका जिंदा हो जाएगा। तो ये बातों को जो है आप ध्यान में रखेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद दंत देखिए, और दंत को आप जब देखेंगे तो दंत ये तवर्ग आता है, इसका जो फर्स्ट जो वर्ग होगा आपका तवर्ग होगा। और त से याद रखेंगे तलवार, त से क्या याद रखेंगे, तलवार को। अब तलवार जो है जब युद्ध हो रहा था तो तलवार को अपने पजा रहा था दांत से, दांत से पजा रहा था तो उसको दांते कट गया। तो दांत जब कट गया तो सब लोग जो है उसको चिढ़ाने लगा कि देखो उसको दांत जो है कट गया, यानी कि दांत जो है उसको कट गया पूरा, जो है उसको चिढ़ाने लगा। तो व्यक्ति कहता है कि कट गया है कोई बात नहीं, हम इसको लाशा से साट लेंगे। लाशा से साट लेंगे मतलब ल और स, यानी कि दांत जो है यह तलवार से कट गया, तो कट गया तो उसको लसा से साट लेंगे, मतलब ल और स को याद रखेंगे। यानी दंत के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ल और आपका स आ जाएगा। अब उसी प्रकार से हम देखें यहाँ पे ओष्ठ, तो ओष्ठ के अंतर्गत, तो ओष्ठ में देखिए पवर्ग आता है। तो पवर्ग मतलब क्या, पतंग को आप याद रखेंगे, पतंग। अब पतंग को जब कोई व्यक्ति एक उड़ा रहा है, तो उड़ा रहा है तो उसको उड़ ही नहीं रहा है, बार बार जो है नीचे गिर जा रहा है ना। तो एक व्यक्ति बोला कि इसको फूक के उड़ावो। फूक के मतलब अपने मुख से जो है फूक के उसको उड़ावो। तो उड़ाने लगा तो उसको उड़ गया, तो उड़ गया तो कहा कि देखो हमको उड़ गया पतंग, ऊ ऊ ऊ, देखो हम मेरा पतंग जो है उड़ रहा है, ऊ ऊ। तो ऊ जब कर रहा है तो मतलब दोनों प्रकार के जो ऊ है आपका ओष्ठ से होता है। ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं कि ऊ का जब उच्चारण करेंगे तो आपका ओठ जो है गोल गोल बन जाएगा। तो ओठ जो है जब गोल गोल बन जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ वर्ण बोलेंगे। तो आपका ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत पवर्ग आ जाएगा, और फिर हरस ऊ और एक दीर्घ ऊ आ जाएगा। उसके बाद नासिका, तो नासिका में किसी का भी उच्चारण करेंगे तो वो आपका मतलब नाक से होगा। तो जैसे इ, अंग, न, म, तो नाक को आप पकड़ ले रहिए और बोलिए, इसका उच्चारण करिए तो नाक जो है झंझनाएगा, मतलब उच्चारण जो है नाक से ही हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा, ओके। और बाकी ये जो है ये आपका दोनों मिल के बना है, तीन गो, एक कंठ तालु है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है। किस टाइप से बना है ये सभी को जो है आप लोग देख लिए होंगे, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ है ना। बाकी लोग को याद करने के लिए जो है बता दिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, और दूसरा पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, विकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द जो है ये दूसरा पाठ आपका है। अब देखिए यहाँ पे जैसे विकारी शब्द क्या है, इसको क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। जैसे कहता है कि वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं, है ना। मतलब अगर कोई लिंग के कारण कोई वाक्य में परिवर्तन हो जा रहा है, वचन के कारण कोई वाक्य में परिवर्तन हो रहा है, कोई शब्द में परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए तो अगर हम एक लिखें बच्चा, बच्चा, और एक को जो है हम ये लिख दिए बच्चे, है ना, बच्चे लिख दिए, तो ये दोनों जो है काफी अंतर हो गया, किसके कारण, इसका लिंग के कारण, है
है ना। इसका वचन के कारण, जैसे ये एगो बच्चा था तो इसको बच्चा खाली कहें, लेकिन बहुत मानी बच्चा हो गया तो इसको बच्चे कह रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे घोड़ा, घोड़ा, फिर एक कह सकते हैं घोड़ी, है ना। तो ये दोनों वर्ड में जो है चेंज हो गया। किस कारण से चेंज हुआ? लिंग के कारण चेंज हुआ। जैसे घोड़ा जो है ये आपका पुल्लिंग है, घोड़ी जो है आपका स्त्रीलिंग है, और इसके कारण ये दोनों वर्ड में जो है क्या हो गया? चेंजिंग हो गया, है ना। जैसे यदि हम कहेंगे यहाँ पे कि बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, और कहेंगे बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो देखिए इस वाक्य में भी बहुत सारा चेंजिंग हो रहा है। बच्चा तो इधर था खेलता है, लेकिन बच्चे तो इधर आया खेलते हैं, है ना। इस तरह से अगर इसमें देखें मैं, मुझे, मेरा, अच्छा, अच्छे, अच्छी, ये सब बार बार जो है चेंजिंग होते जाएगा, इसीलिए इसको हम विकारी शब्द बोलते हैं। विकारी शब्द मतलब जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार जो है उसमें बार बार परिवर्तन आते रहे, उसको हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं। आगे जो हम तीसरा पाठ में जो है आगे जब खत्म हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद जो हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे, और अविकारी शब्द में देखेंगे कि आखिर उसमें किस तरह से परिवर्तन नहीं होता है। अभी उसके बारे में आप ना सोचें, ठीक है, कि अविकारी शब्द किस प्रकार से होता है, अवयव शब्द किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आप उतना ज़्यादा अभी नहीं सोचें, ठीक है। आप विकारी शब्द के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो लिंग वचन काल और कारक के अनुसार क्या हो जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे विकारी शब्द। अब विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे समझिए विकारी शब्द के यह भेद है। पहला जो है आपका संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम होगा, और विशेषण होगा, और एक क्रिया होगा। ये सभी के सभी आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखेंगे कि विकारी शब्द के अंतर्गत चार जो है यहाँ पे आपको शब्द पढ़ना होगा। एक संज्ञा शब्द, एक सर्वनाम शब्द, एक विशेषण शब्द, और एक आपका क्या होगा? क्रिया होगा। चलिए इतना दूर अगर कोई को दिक्कत है तो आप फिर बोल सकते हैं। नो सर। चलिए बहुत अच्छा है। नो सर। नो सर। अब आगे हम लोग देखें, अब नो सर। इन विकारी शब्दों का इतना सारा जो भेद है, तो इसके बारे में हम बारी नो बारी से सर। सबको अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, ठीक है। और संज्ञा के बारे में सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे, तो देख सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही बन जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो कहता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। दुनिया में जितना भी नाम है सब आपका क्या है? संज्ञा है। संज्ञा मतलब ही होता है नाम, यानी कोई भी अब दुनिया में क्या क्या हो सकता है? कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, किसी प्राणी का भाव हो सकता है, और इन सभी के भाव या प्राणी या स्थान वस्तु के जो भी नाम होगा उस सभी नाम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहेंगे। याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन संज्ञा है, तो हम इसको नहीं बता सकते हैं कि कौन संज्ञा है जब तक इसका नाम नहीं अगर बोलेंगे कि फूल, फूल कौन संज्ञा है, तब तक जो है हम इसको नहीं बता सकते हैं कि आखिर यह कौन संज्ञा है। खाली इशारा कर रहे हैं कि बताओ ये कौन संज्ञा है, तो ये तो एगो फूल है, संज्ञा थोड़ी ना है। अगर नाम कहेंगे कि फूल कौन संज्ञा है तब भले कुछ सोचेंगे। ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे राम का है, तो कहेंगे राम जो है, राम आपका मतलब कौन संज्ञा है, तो ये जो है एक व्यक्ति है, तो इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो यहाँ पे फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, और फिगर देखकर हम केवल उसको बता नहीं सकते हैं कि वह कौन संज्ञा है। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि उसको नाम जो है एकदम जरूरी है। अगर हम नाम अगर लेंगे कि राम है, राम, राम बताना है तुमको कौन संज्ञा है, तो कि राम एक व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम होने वाला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, और इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं और संज्ञा को समझ सकते हैं। अब इसके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं संज्ञा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि संज्ञा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, उसको संक्षेप में लिखें। उत्तर हम कुछ इस प्रकार से देंगे कि संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आपका एक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है यह क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से लिखा हुआ है कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन ऐसे देखें तो संज्ञा जो है आप लोग पढ़े होंगे कि 5 भेद होता है। तो हम सभी 5 के बारे में भी देखेंगे, लेकिन अभी 3 को हम लोग वर्तमान में भी देखते हैं। कहता है कि जिन शब्दों से
किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए राम, तो राम क्या है? एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का एक खास नाम है। क्या नाम है? तो राम नाम है। तो राम को हम क्या बोलेंगे? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता, तो सीता भी क्या है? एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का एक खास जो है नाम है और नाम क्या है? सीता। तो सीता को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन, मोहन भी एक लड़का है और वो एक खास एक व्यक्ति का नाम है और मोहन भी एक लड़का है, जिसके कारण मोहन क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये सब तो व्यक्तियों के नाम देखें। अब हम देखते हैं कुछ स्थानों के नाम। जैसे भारत, तो भारत क्या है? आपका स्थान है और स्थान का एक नाम है इंडिया। जैसे यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं कि ये क्या है? आपका भारत। ठीक है, तो ये भारत क्या होगा? एक स्थान है ना, एक जगह है, तो और उसका नाम है, जिसका नाम है एक विशेष नाम जो कि भारत है। तो भारत भी क्या होगा? एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। श्रीलंका भी, श्रीलंका देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में है ना, तो ये श्रीलंका क्या है? एक जगह का नाम है और ये भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक करनाल, जो कि आप जानते होंगे, आप जीके में भी पढ़े होंगे कि यहाँ दूध उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है, हरियाणा के एक जिला है, ठीक है, करनाल। तो ये भी क्या है? एक जगह का नाम है और ये भी क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब देखते हैं कुछ आगे, मतलब कुछ वस्तुओं के नाम, यानी कि पर्वतों के नाम। जैसे हिमालय हो गया, कैलाश हो गया, है ना। जैसे ये वाला जो फिगर देख रहे हैं आपका क्या है? हिमालय है। ये क्या है? एक खास जगह है ना, जिसको क्या बोलते हैं? इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट। तो ये सभी के सभी क्या है? कोई नाम है, किसी वस्तु का एक विशेष जो है नाम दिया गया है, यूनिक नाम दिया गया है और उस यूनिक नाम को ही हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ओके, तो इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे आगे देखें तो आपका कुछ नदियों के नाम है। जैसे आप गंगा देखें, यमुना, सरस्वती। तो नदियों के नाम भी क्या है? एक किसी यहाँ पे स्थान का नाम है और स्थान क्या है? एक नदी। ठीक है, और नदी का एक नाम है और नाम क्या है? गंगा है, यमुना है, सरस्वती है ना। बहुत सारा जो है नदी का नाम है और सभी के सभी नाम जो है आपका कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए आगे, पद्मावत, ये क्या है? एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, रामचरितमानस, ठीक है, महाभारत, ठीक है, त्रिपिटक, ये सभी पुस्तकों के नाम है। तो ये पुस्तकों के नाम, ग्रंथ के नाम जितना भी होगा सभी के सभी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आपका है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कहता है कि जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिन शब्दों से पूरे जाति का बोध हो जाए। अगर हम गाय कह रहे हैं तो गाय में जितना तरह के गाय होता है सब तरह के गाय का बोध हो जाए। भूरी गाय, चितकबरी गाय, लाल गाय, काली गाय, है ना, सभी तरह के गाय का बोध हो जा रहा है। अगर लड़का कह रहे हैं तो सभी तरह का लड़का का बोध हो रहा है ना। गोर लड़का, काला लड़का, बौना लड़का, लंबा लड़का, सभी तरह का बोध हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि पूरे लड़का जाति का बोध हो जा रहा है। लड़की का अगर हम बोलें तो पूरे लड़की जाति का बोध हो जाएगा। घोड़ा को बोलें तो पूरे घोड़ा जाति का बोध हो जा रहा है ना। बैल को बोल रहे हैं तो पूरे बैल जाति का बोध हो जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। मतलब पूरे उसके जाति का ही बोध हो जा रहा है। अगर कलम हम कह रहे हैं तो कलम तो बहुत तरह के होता है, लाल कलम, उजला कलम, काला कलम, हरा कलम, ब्लैक कलम, यानी कि बहुत सारे कलम का जो है इसमें बोध हो जा रहा है, यानी कि पूरे जाति का ही बोध हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक बोल रहे हैं, पूरे पुस्तक का बोध हो जा रहा है। फल बोले तो पूरे फल का बोध हो जा रहा है। सब्जी बोले पूरे सब्जी का बोध हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए, सभी लोग जो है जल्दी से उसका उत्तर बताएंगे। अगर हम कहें कि उजली गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए में है व्यक्तिवाचक, बी में जो है जातिवाचक। सभी लोग आंसर दें। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। कैसे है? क्योंकि देखिए अगर हम उजली गाय कह रहे हैं तो किसी खास गाय का नाम ले रहे हैं, है ना, कि गाय है और वो कैसा है? उजला है, इसलिए उसे उजली गाय। लेकिन केवल
केवल अगर गाय खाली बोले तो आपको पूरे गाय जाति का बोध हो जा रहा है, जिसके कारण वो जातिवाचक हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम आगे। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, और उपभेद कौन कौन है? एक द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, देखिए द्रव नहीं है, द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक, और एक होता है समूहवाचक। तो यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यवाचक कौन कौन है, ताकि जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध हो। ये दोनों आगे द्रव और द्रव्य का मतलब आप समझ लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक होता है क्या आपका द्रव, और एक क्या होता है द्रव्य, द्रव्य। तो देखिए ये द्रव का मतलब जो होता है, द्रव जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कोई तरल पदार्थ, इसका मतलब क्या होता है? कोई तरल पदार्थ। लेकिन द्रव्य का मतलब होता है कोई भी पदार्थ, कोई वस्तु, ठीक है। तो ये वस्तु वाला द्रव्य लिखा हुआ है। तो जिन शब्दों से किसी धातु अथवा, अथवा मतलब क्या, या द्रव्य का बोध हो, कोई वस्तु, कोई पदार्थ का बोध हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात उसको हम देख सकते हैं कि जिसको नापा या तौला जाए, वैसे पदार्थों को द्रव्यवाचक हम लोग कहेंगे। जैसे कि आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, रक्त हो गया, दूध हो गया, सभी के सभी लोग को जो है हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब अगला जो है यहाँ पे देख रहे हैं समूहवाचक, कि जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा हो गया, संघ हो गया, गांव हो गया, सेना हो गया, टीम हो गया, मतलब पूरे एक कोई भी वस्तु हो, चाहे तो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थानीय का, लेकिन एक झुंड के रूप में बोध हो, एक समुदाय के रूप में बोध हो, एक समूह के रूप में बोध हो, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ही क्लासरूम है, तो क्लासरूम में वर्ग, तो वर्ग के बच्चे, तो वर्ग में एक बच्चा थोड़ी रहता है, बहुत सारा बच्चा रहता है। जैसे आप अभी अभी ग्रुप में जो है जुड़े हुए हैं, तो ग्रुप में बहुत सारा यहाँ पे व्यक्ति है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक बोलेंगे। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या ये बहुत सारा जो है, एक जैसे कोई सेना का जो है बहुत सारा टीम है, ठीक है, तो इस सेना का बहुत सारा टीम है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक। केला का घोंद देखे होंगे आप लोग, ठीक है, तो केला का घोंद भी क्या होगा आपका? केला, तो उसमें घोंद में एक ही केला नहीं रहता है, बहुत सारा केला रहता है। फिर चाबी का गुच्छा देखें, तो चाबी के गुच्छा में एक ही चाबी को हम गुच्छा नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे चाबी को जो है हम एक गुच्छा के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर में एक ही अंगूर नहीं रहता, बहुत सारा अंगूर रहता है, तो उसको सभी लोग को हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देख सकते हैं भाववाचक, तो जिन शब्दों से व्यक्ति, सर आवाज नहीं आ रहा है। क्या बोलेंगे? सर आप आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है सर, बोल रहा है नहीं आ रहा है सर। चलो आ रहा है देखो, सर। भाववाचक कहता है कि जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु और आदि के धर्म, उसके गुण, उसके भाव, उसके दशा आदि का बोध हो, मतलब उसका जो स्वभाव हो, यानी कि जो भाव व्यक्त कर रहा है, उसका जो नेचर है, उसका बोध हो, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे मित्रता, ठीक है, यहाँ क्या है आपका? मित्रता है, सजनता है, शत्रुता है। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में शत्रुता है, दोनों जो है झगड़ा झगड़ी यहाँ पे धर ले है ना। यहाँ पे देखिए वो दोनों जो है प्यार कर रहे हैं दोनों आपस में, यहाँ भी जो है प्यार जो है आपस में कर रहे हैं, यानी कि उसका जो गुण है, उसका जो भाव है आपका उस तरह से है, मतलब सजनता का भाव है, मित्रता का भाव है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं शत्रुता का भाव है, तो ये सभी के सभी क्या होंगे? आपका भाववाचक संज्ञा होंगी। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई है ना, कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, मतलब कि आनंद का आनंद क्या है? ये जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अंदर से आपका गुण इस तरह का है कि जब आप खुश हो जाते हैं तो बहुत जोरों से जो है आप चिल्लाते हैं या कुछ भी करते हैं। यहाँ पे देखिए
आपका किताब पढ़ने का जो है लालसा है, तो लालसा भी आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक। यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि इसका बुढ़ापा है, बुढ़ापा आ गया है ना, तो बुढ़ापा क्या है, एक इस प्रकार से नेचर है, एक गुण है ना, कि किसी व्यक्ति जो है वो बूढ़ा हो जाता है तो उस बूढ़े वाले गुण को हम बोलते हैं बुढ़ापा। ठीक है, उस दशा को हम लोग बोलते हैं बुढ़ापा। जैसे बचपना है, बचपन में देखिए ये छोटा बच्चा को जो है हम लोग बचपन की अवस्था बोलते हैं, ये नौजवान है, ठीक है, तो इसको यौवन बोलते हैं, और ये बेचारा बूढ़ा है, लाठी लेके चल रहा है, तो इसको बुढ़ापा बोलेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद यदि हम देखें तो आपको पूरा आज जो संज्ञा था आपको समाप्त हो गया, है ना। तो अब फिर हम जो अब कल मिलेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में